हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव। अगर आप लोग 20 मिनट इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से वैद्युत द्विध्रुव के बारे में परफेक्ट जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो समान मात्रा के विपरीत प्रकृति वाले आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रखे होते हैं। यानी दो आवेश हों, दोनों का परिमाण समान हो, लेकिन उनकी प्रकृति जो है वो विपरीत हो। एक धन आवेश हो, एक ऋण आवेश हो, और वो बहुत कम दूरी पर रखे हों, तो जो व्यवस्था, जो सिस्टम बनेगा, इसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति, युक्ति का मतलब व्यवस्था है, एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो समान मात्रा के विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश, प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर रखे होते हैं, अल्प दूरी पर रखे होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर दो आवेश बराबर मात्रा के हों, एक आवेश जितना कि ये माइनस क्यू है, अगर उतना ही दूसरा आवेश ये प्लस क्यू हो, और ये अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों, तो जो ये व्यवस्था बनेगी इसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। इस व्यवस्था को वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। जैसा कि आप लोगों ने 11वीं में पढ़ा है द्रव्यमान केंद्र, यानी कि उसके पहले जब हम पढ़ते थे तो किसी वस्तु को एक बिंदु वस्तु के रूप में मानते थे। यानी ये नहीं निर्धारित करना होता था कि उसके किस हिस्से की दूरी, वो एक बिंदु वस्तु ही मान लिया जाता था। परंतु अब क्या है, अब ये दो आवेशें कुछ दूरी पर रखे हैं, तो जब भी किसी दूरी को हम लिखना चाहेंगे तो हम उसको इसके मध्य बिंदु से लेंगे। तो अगर मध्य बिंदु से हमें लेना है तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को थोड़ा सा आसान रखने के लिए 2l हम मान लेते हैं। तो आधे से जो इधर दूरी होगी वो l हो जाएगी। तो हम इस दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2l लिखा करते हैं, ताकि मध्य बिंदु से एक आवेश की दूरी l और दूसरे आवेश की दूरी l हो। और कोई बिंदु अगर यहाँ लिया जाए तो हमें l को डिवाइड बार बार ना करना पड़े, आधा l इसका हो। तो अब देखें आप यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव, तो ये आप समझ गए कि दो आवेश होंगे, दोनों की मात्रा समान होगी, प्रकृति विपरीत होगी, अत्यंत अल्प दूरी पर रखे होंगे। और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इसका आघूर्ण क्या होगा? दोनों आवेशों में से एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा? दोनों आवेशों में से एक आवेश। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से लिखते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ये P बराबर होगा दोनों आवेशों में से एक आवेश Q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इसे हम P लिखते हैं। तो P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P इज इक्वल्स टू 2QL। इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? कूलाम मीटर। मात्रक होगा कूलाम और मीटर। ये बात बहुत बार पूछी गई है, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा किधर होती है? तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव के, द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है।
आघूर्ण की दिशा धन आवेश से धन ऋण आवेश से ऋण आवेश से धन आवेश की ओर धन आवेश की ओर होता है। अर्थात ये सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है? सदिश राशि है और इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो कई बार बोर्ड में पूछा गया है। अब हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का प्रयास करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर भी कोई बिंदु हो सकता है और निरक्ष पर भी कोई बिंदु हो सकता है। तो पहले इसमें देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला अक्ष पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जितनी बातें अभी आप लोगों ने पढ़ा है उन सब की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए कि ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेश को 2l दूरी पर रख करके बनाया गया। इसका मध्य बिंदु O है और इसके बीच की दूरी जो है यहां से यहां तक की जो दूरी है ये 2l है और इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर कोई एक बिंदु P है जिसकी इसके मध्य बिंदु से दूरी r है। अब आप यहां देख सकते हैं कि जो धन आवेश है, धन आवेश ये है, ऋण आवेश ये है। धन आवेश से P पर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी दूर की ओर। मान लेते हैं +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है जो दूर की ओर होगी और -q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किधर होगी? E2 दूसरी ओर होगी। अब हम +q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1 मान लेते हैं और -q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E2 मान लेते हैं। तो अगर आप E1 लिख रहे हैं तो E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई इस आवेश से इसकी दूरी। तो ये मध्य बिंदु से ये दूरी, इतनी दूरी r है और ये इतनी दूरी क्या है? यहां से यहां तक ये l है। तो ये इतनी दूरी r माइनस l हो जाएगा। Q बाई r माइनस l का स्क्वायर होगा। और दूसरे ऋण आवेश के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे तो E2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r प्लस l का होल स्क्वायर। सेकेंड, ये देखिए यहां से अगर दूरी मध्य बिंदु से ये दूरी r है और ये इतना l है तो इस -q आवेश से दूरी कितनी हो जाएगी? r प्लस l का होल स्क्वायर होगा। अब P पर नेट क्षेत्र कितना होगा? P पर नेट क्षेत्र, नेट वैद्युत क्षेत्र जो होगा, वैद्युत क्षेत्र E जो होगा ये हो जाएगा E1 माइनस E2 होगा। E1 और E2 की वैल्यू हम पुट करते हैं तो E इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r प्लस l का होल स्क्वायर। अब इस दोनों को सरल कर देना है। जो वैल्यू आएगी वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी और इसे आप सरल कर सकते हैं। E इज इक्वल्स टू, जो कॉमन है उसे कॉमन ले लेते हैं। E इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1/r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस l का होल स्क्वायर होगा। E इज इक्वल्स टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। एलसीएम r माइनस l होल स्क्वायर r प्लस l का होल स्क्वायर
और ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ क्या आ जाएगा, आर प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस यल का होल स्क्वायर, ये आएगा आर माइनस यल और आर प्लस यल, ये आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। ये E इज इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL होगा और माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, और ये आर माइनस यल आर प्लस यल, तो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखें यहां से आर स्क्वायर ये है, ये माइनस आर स्क्वायर होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस ये है एल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, 2RL और माइनस माइनस 2RL, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस प्रकार ये होगा E इज इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा 4RL होगा बाई आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर होल स्क्वायर होगा। अब इसे थोड़ा सा और व्यवस्थित करते हैं, 2QL इज इक्वल्स टू P है, परंतु परंतु 2QL जो है ये P के बराबर है, तो यहां पर हम 2 एक निकाल लेते हैं Q और L, तो 2 बचेगा और R बचेगा, तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बाई आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर होल स्क्वायर होगा। 2 एक यहां से बचा है और 2QL P हो गया, एक R बचा है। अब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया अक्ष पर। यदि L जो है बहुत कम हो R की तुलना में, यदि L बहुत कम हो R से, तब L स्क्वायर को नगण्य मानने पर ये कितना हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR, और ये L खत्म हो जाएगा तो R टू दी पावर 4 होगा, एक R कैंसिल होगा, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई R क्यूब। ये वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब दूसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर अगर कोई बिंदु है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो, तो हम ये देख सकते हैं कि उसे कैसे निकालेंगे। निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु के लिए, दूसरा जो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे, निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु के लिए अगर ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो -Q और +Q आवेश को 2L दूरी पर रखकर बनाया गया है, 2L, और इसका मध्य बिंदु O है, ये मान लेते हैं हम। और मान लेते हैं निरक्षीय रेखा पर इस मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर ये कोई बिंदु यहां पर ये P है। अब देखिए, इस धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो दूर की ओर होगा, और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तरफ होगा। अगर ये हम इसे ज्वाइंट करें यहां से, तो आप देखिए इस धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा ये दूर की ओर होगा, और ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा ये तरफ होगा। ये कोण हम मान लेते हैं कि थीटा है। तो आप देखिए ये दूरी, ये इतनी दूरी आधी दूरी है, ये दूरी स्मॉल l होगी,
और ये दूरी r है, तो ये इतनी दूरी रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि धन आवेश से भी p उतनी ही दूरी पर है और ऋण आवेश से भी p उतनी ही दूरी पर है। तो दोनों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो मात्रा में बराबर होगी, पर दिशा इनकी अलग अलग होगी। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर E1 आप लिखते हैं तो E1 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाई रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण अगर आप लिखेंगे तो वो भी वैद्युत क्षेत्र उतना ही होगा, 1/4πε0 क्यू बाई, क्योंकि दूरी वो भी बराबर है, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। इसे लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसे भी उतना ही लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब आप लोगों ने हाई स्कूल और 11th में पढ़ा है कि अगर दो सदिशों की दिशा अलग अलग होगी तो उनका परिणामी हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो इस तरीके से कि अगर दोनों का परिमाण मालूम है, दोनों के बीच का कोण मालूम है, तो जो आपने पढ़ा है R स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। और दूसरा एक तरीका है कि इन सदिशों के क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक में वियोजित करते हैं और क्षैतिज घटक को का परिणामी निकाल के ऊर्ध्व और ऊर्ध्व घटक का परिणामी निकाल करके हम दोनों का परिणामी ज्ञात कर लेते हैं। तो आप देखें, अगर यह कोण थीटा है तो यहाँ पर ये कोण भी थीटा होगा और इसका जो घटक होगा वो होगा E1 cos थीटा होगा, और दूसरा जो घटक होगा वो E1 sin थीटा होगा, E1 sin थीटा होगा। अब अगर E2 का घटक लिखें तो E2 cos थीटा होगा और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा यहाँ पर E2 और sin थीटा होगा। आप देखिए sin थीटा बराबर है और E1 और E2 न्यूमेरिकली बराबर हैं, तो E1 और E2 दोनों के जो ऊर्ध्व घटक हैं वो परिमाण में बराबर होंगे और दिशा में विपरीत हैं। अतः E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देगा, तो जो कुल क्षेत्र बचेगा वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये बचेगा। और E1 और E2 की वैल्यू हमें यहां से मालूम है, तो P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण नेट क्षेत्र जो होगा वो कितना होगा, P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण नेट क्षेत्र ये होगा E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा, या E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और E1 E2 बराबर है तो चाहे E1 को E2 कह दीजिए चाहे E2 को E1 कह दीजिए, तो आप कह सकते हैं E बराबर 2E1 cos थीटा, इसे आप कह सकते हैं। E1 का मान अभी आपने निकाला था, इसके पहले लिखा हुआ था E इज इक्वल्स टू 2 और ये 1/4πε0 क्यू बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर था। और cos थीटा अगर देखें तो cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बेस और बटे हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण होगा, तो ये हो जाएगा L बाई रूट R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर होगा। अब आप ये जानते हैं 2QL बराबर P होता है।
परंतु 2QL ये बराबर P है, तो ये 2Q और L लिखा जा सकता है E इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा, R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर टू दी पावर। ये देखिए यहाँ पर ये पावर 1 है और ये रूट है, तो दोनों मिला दीजिए, कितना आएगा, पावर आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। और अब ये जो मान होगा ये P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा। और फिर इसमें भी अगर हम ये कह दें कि L जो है R की तुलना में बहुत कम है, यदि L बहुत कम है R की तुलना में, तो L को तब L स्क्वायर को नगण्य मानने पर ये कितना आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट P बाई L स्क्वायर, तो खत्म हो जाएगा, R स्क्वायर टू दी पावर 3/2, तो R क्यूब होगा। ये निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, उसका मात्रक और दिशा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, और निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।